हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्लासेस फॉर यू। मैं आप सबकी दोस्त स्मृति एंड आज मैं लेकर आई हूँ बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के कुछ 30 क्वेश्चन जो कि हमारे प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुके हैं, आपसे पूछे जा चुके हैं। 22 जनवरी 2017 को जो पेपर हुआ था यू टेट का, उत्तराखंड टेट का। देखिए, अब ये मत सोचिए कि यू टेट का है तो ये आपको सी टेट में या रीट में या किसी भी अदर टेट में हेल्प नहीं करेगा। ऐसा नहीं होता है। जो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है, देखो हर जगह पर इसकी जो थ्योरी है वो तो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो ये हर जगह पर हर एक टैट में आपके लिए ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो ये कॉमन होता है। साइकोलॉजी जो होती है, आप सभी को पता है कि कॉमन पेपर होता है, जो ये पोर्शन होता है साइकोलॉजी का। 30 क्वेश्चन हर एक टैट में आपसे पूछे जाते हैं। तो ये जो वीडियो है आपको हर एक टैट में आपको हेल्प करेगी, ठीक है। क्या होता है ना कि कुछ टैट्स, कुछ क्या, हर एक टैट क्या है, ऐसा ऐसे ही जो क्वेश्चन को उठाते हैं वो एक जैसे, अगर सीटेट में जो क्वेश्चन उठाया गया है ऐसा भी देखा गया है कि वो क्वेश्चन और टैट ने, एच टेट ने या यूपी टैट ने, उन्होंने भी उनको उठाया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीटेट की तैयारी करनी है तो आप ओ टैट के क्वेश्चन आंसर को नहीं करोगे, ऐसा नहीं है। अगर आपकी क्वेश्चन, अगर आपको मजबूत बनानी है तो आपको ओ टैट्स के क्वेश्चन आंसर भी देखने होंगे, तभी आपकी जो साइकोलॉजी है या कोई भी पोर्शन है, आप जो भी एरिया लेने वाले हो सब्जेक्ट का, वो आपका स्ट्रॉन्ग हो पाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये हमारी वीडियो। और इससे पहले मैं आपको 4 वीडियोस दे चुकी हूँ प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड ही। एक सीटेट का पेपर किया है हमने उसमें। तो देखिए, अगर आप सीटेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, रीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी अदर टैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, टीचिंग रिलेटेड एग्जाम के लिए जहाँ पर आप साइकोलॉजी का पोर्शन देखते हैं, एग्जाम में आपसे साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको हर एक उस एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगा। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ मेरी वीडियो को कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख पाएँ और इसका फ़ायदा उठा पाएँ। प्रीवियस ईयर पेपर जो है हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। उससे हमें स्ट्रैटेजी का पता लगता है कि टैट किस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, पहचान विकास संबंधित है। तो विकास, जो पहचान जो विकास है संबंधित है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये किस चीज़ से संबंधित है? देखिए, ये एरिक्सन के सिद्धांत से संबंधित है। जो फर्स्ट ऑप्शन है यही हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पर। पहचान विकास जो है एरिक्सन जी के सिद्धांत से संबंधित है। एरिक्सन जी ने एक सिद्धांत दिया था, उससे हमारा पहचान विकास जो है, आइडेंटिटी डेवलपमेंट जो है उसका संबंधित। जो ऑप्शन 1 है ये आपका राइट आंसर रहेगा। सेकंड जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन ये था, रीमा पाती है कि उसकी कक्षा के अधिकांश बच्चों ने वर्णमाला सीख ली है। केवल 1 या 2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते हैं वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं। तो देखिए, रीमा एक कोई टीचर है, वो अपनी क्लास में देखती है कि अधिकांश बच्चे जो है वर्णमाला को सीख चुके हैं, लेकिन 1 या 2 बच्चे ऐसे हैं जो इसको नहीं सीख पाए हैं। 1-2 बच्चों को छोड़कर जो लिख नहीं सकते हैं, ठीक है। 1-2 बच्चे ऐसे हैं जो लिख नहीं सकते हैं, वह निश्चित रूप से अनुमान लगा सकती है कि वे हैं मंदबुद्धि के बच्चे हैं, अभी परिपक्व नहीं है, या अल्प बुद्धि के हैं, या अध्ययन में रुचि नहीं न लेने वाले हैं। देखिए, अध्ययन में अगर आप बच्चों को अच्छे से पढ़ा रहे तो रुचि तो जरूर लेगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अल्प बुद्धि आप नहीं कहोगे बच्चों को, ना ही मंदबुद्धि आप कहोगे उनको, ठीक है। तो आपका टीचर, आप टीचर बन रहे हो तो आपका ये कर्तव्य है, अगर आप मंदबुद्धि भी बच्चे हैं या अल्प बुद्धि भी हैं तो आप उनको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे। तो वो अभी परिपक्व नहीं है, ये आप मान सकते हो कि वो अभी परिपक्व नहीं है उस चीज़ को सीखने के लिए, ठीक है। तो वर्णमाला सीख ली है सभी बच्चों ने, लेकिन जो 2 बच्चे हैं जिनको अभी लिखना नहीं आता है, जब उन्होंने लिखना ही नहीं सीखा है अभी, तो वो वर्णमाला को नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। तो यही जो इसका राइट आंसर रहेगा, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखिए, निम्नलिखित कारकों में से भाषाई जो विकास है वो सार्थक रूप से प्रभावित होता है। तो आपको ये कारक दिए गए, इनमें से आपको एक कारक चुनना है जिसकी जैसे जो हमारा भाषाई विकास होता है वो सार्थक रूप से प्रभावित होता है, यानी कि उस पर सही असर पड़ता है, सार्थक असर पड़ता है। तो देखिए, मीडिया से पड़ता है, पुस्तकों से, या फिर वयस्कों के अंत्यक्रिया द्वारा, यानी कि जो वयस्क होते हैं, अडल्ट होते हैं, उनमें जो अंत्यक्रिया होती है उससे जो है भाषाई विकास अच्छे से होता है, या साथी समूह के साथ खेलने से। देखिए, साथी समूह के साथ खेलने से भी हो सकता है, मीडिया से भी, पुस्तकों से भी, और जो आपका ये आंसर रहेगा वयस्कों से अंत्यक्रिया, ये आपका बेस्ट आंसर रहेगा। तो जो ऑप्शन 3 है ये राइट आंसर रहेगा आपका फॉर क्वेश्चन नंबर 3। वयस्कों के
से जो अंतःक्रिया होती है उससे जो भाषा का विकास काफ़ी सार्थक रहता है। ठीक है, सार्थक प्रभाव पड़ता है उससे भाषाई विकास पर। तो इसका आंसर जो थर्ड है ये आपका राइट आंसर है। यही आंसर की मैं आपको बताया गया इसमें। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो समीपस्थ विकास का क्षेत्र संबंधित है। तो समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो आपका किस चीज़ से संबंधित है, तो ये आपका बाह्य सहयोग से प्राप्त किया जा सकने वाला विकासात्मक स्तर है। ठीक है, बाह्य सहयोग से बाहर की किसी चीज़ से सहयोग प्राप्त करके किया जाने वाला विकासात्मक स्तर है। बच्चे द्वारा प्राप्त विकासात्मक स्तर नहीं है, बच्चे द्वारा प्राप्त किए जाने वाला विकासात्मक स्तर नहीं, बच्चे द्वारा कभी ना प्राप्त किया जा सकने वाला नहीं। तो ये क्या है, बाह्य सहयोग अगर आपको मिलता है तो आप समीपस्थ विकास का क्षेत्र है। ठीक है, तो आप समीपस्थ विकास तक वहाँ पर पहुँच पाओगे। तो ये जो फोर्थ है ये इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए जो आपका क्वेश्चन है ये है फिफ्थ क्वेश्चन। पाठ्यचर्या में विभिन्न गतिविधियों और अनुभवों का समावेश आवश्यक रूप से होना चाहिए। ये क्या है, आनंद प्राप्ति एवं उबाऊपन से स्वतंत्रता हेतु। देखो कुछ हद तक ये क्या है, आनंद भी देगा और उबाऊपन से स्वतंत्रता भी देगा अगर आप समावेश करते हो गतिविधियों का, अलग अलग गतिविधियों का और अनुभवों का। प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में निपुणता प्राप्त करने हेतु, तो निपुणता प्राप्त कर सके बच्चे क्या इसलिए होता है, तो क्या आप इसके लिए उसका समापन करोगे कि निपुणता आ जाए बच्चों में, प्रत्येक बच्चे द्वारा किसी गतिविधि में। ठीक है, तो अलग अलग बच्चे में अलग अलग गतिविधियों में निपुणता प्राप्त करने हेतु आप क्या करोगे, गतिविधियों का और अनुभवों का समावेशन करोगे। तो यही इसका राइट आंसर रहेगा। इसके अलावा देखिए बच्चों की सभी क्षमताओं समान रूप से विकसित करने हेतु समान तो वो कभी नहीं होंगे क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस उसमें होता है। सहगामी गतिविधियाँ कठिन विषयों के अधिगम में सहायक होती हैं। तो कठिन विषयों के अधिगम में सहगामी गतिविधियाँ ये भी कंफर्म नहीं है, हर केस में ये सही नहीं होगा। तो जो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर रहेगा फॉर क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सिक्स। बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। तो देखिए इसका आंसर जो बताया गया ये है, गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि का प्रशंसा की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये बताया गया है कि गणित और भाषा जैसे परंपरागत विषयों के अतिरिक्त, जैसे हमारा गणित होता है और उसके साथ साथ जो भाषाई जो हमारे सब्जेक्ट हैं इनके अतिरिक्त जो है अन्य क्षेत्रों में भी विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त उपलब्धि की प्रशंसा की जानी चाहिए। सिर्फ गणित में या फिर किसी भाषा में ही वो निपुण है इसकी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, बल्कि और जो सब्जेक्ट हैं और जो उसके वे हैं विषय हैं उसके बारे में भी उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। तो इसी को हम बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करता है। ठीक है, यही चीज़ जो है बहुबौद्धिकता का प्रत्यय इंगित करती है, क्योंकि अगर वो और सब्जेक्ट में भी अच्छा कर रहा होगा और उसकी प्रशंसा आप करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि वो बहुबौद्धिक बच्चा है, यानी कि उसमें बहुबुद्धि। ठीक है, हर एक जो है सब्जेक्ट से रिलेटेड, यानी कि काफ़ी बुद्धि है उसके हर एक अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड। देखिए मैं इंग्लिश मीडियम से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे जो हिंदी जो साइकोलॉजी है उसमें वर्ड्स में हो सकता है मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन ना कर पाऊँ, लेकिन जो मेरा मेन मोटिव है, पर्पज़ है, वो आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड करना है जिससे आपकी हेल्प हो सके और आप आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ। तो नेक्स्ट देखिए जो हमारा क्वेश्चन है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा और अपनी प्रिपरेशन जो है जारी रखिएगा। देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7, सत एवं व्यापक मूल्यांकन का अर्थ है। जो हमारा कंप्लीट एंड कॉम्प्रिहेंसिव जो वैल्यूएशन होता है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है, उसका अर्थ क्या होता है। तो इसका आंसर जो है बी राइट है। योग्यताओं, व्यक्तित्व तथा कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में अधिगम को अभिलेखित करने हेतु आंकलन। ठीक है, तो योग्यताओं का, व्यक्तित्व का और उसके कौशलों आदि के व्यापक क्षेत्र में, तो इसके जो व्यापक क्षेत्र है, कॉम्प्रीहेंशन जो एरियाज़ हैं, जो एरियाज़ हैं उनमें क्या है, अधिगम को अभिलेखित करने का जो आंकलन है यही इसी से रिलेटेड होता है हमारा सत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो ये बी ऑप्शन जो इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, बच्चों की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका है। बच्चे की दूरगामी उपलब्धि में वृद्धि करने का सबसे सुनिश्चित तरीका जो है वह है वयस्कों द्वारा संवेगात्मक सहयोग करना। जो बड़े हैं उनके द्वारा अगर आप संवेगात्मक सहयोग देते हो, इमोशनल उसको सपोर्ट देते हो, तो उसकी जो दूरगामी उपलब्धि है उनमें वृद्धि हो पाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 9th है, बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं। जब बुद्धि परीक्षण अगर आप करते हो तब वो क्या है, जो IQ के लिए जो
इंटेलिजेंस टेस्ट वगैरह, वो जो बुद्धि परीक्षण जो आप करते हो, तब क्या है जो विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं, कब देते हैं। एक विश्वसनीय आप कैसे कहोगे, रिलायबल उसको कैसे कहोगे उस असेसमेंट को, जब वो परीक्षण की वैधता उच्च हो। ठीक है, जो उसकी वैधता, जो उसकी वैलिडिटी है, अगर वो ज़्यादा है तो वो क्या है, विश्वसनीय रहेगा। ठीक है, रिलायबिलिटी की बात हो रही है यहाँ पर, तो इसका जो ऑप्शन बी है वही इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए, परीक्षण की विश्वसनीयता बहुत उचित हो, अगर उसकी विश्वसनीयता उचित है तो बुद्धि परीक्षण विश्वसनीय प्राप्तांक देते हैं। जब देखिए, अगर आपने विश्वसनीयता की बात की है तो तभी होगी जब वो जो उसका परीक्षण की जो वैधता है, अगर वो वैलिड होगा तभी तो आप उसको रिलायबल कहोगे। अगर वो वैलिड ही नहीं है तो उसको रिलायबल नहीं कहा जा सकता। आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि इसका ऑप्शन फर्स्ट है या सेकंड, तो इसका ऑप्शन जो है आपका जो आंसर रहेगा वो सेकंड वाला ही सही रहेगा। सो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कक्ष की गतिविधियाँ कक्षा में विद्यार्थियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए, इसका उत्तरदायित्व। देखिए, जो कक्ष की गतिविधियाँ हैं, कक्षा में होने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, कक्षा में विधियों की विशिष्ट योग्यताओं के अनुरूप होनी चाहिए। ठीक है, तो कक्षा में जो विद्यार्थी हैं उसके विशिष्ट योग्यताओं की, उसमें क्या कौन कौन से एबिलिटी हैं बच्चों में, के अनुरूप होनी चाहिए। इसका उत्तरदायित्व किसने कैसे किया है, ये आपको पूछा गया है। तो कक्षा अध्यापक पर होना चाहिए कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जैसा विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझा जाता है। तो सेकंड ऑप्शन है पाठ्यचर्या निर्माणकर्ता पर कि वे प्रत्येक अधिगमकर्ता हेतु इसे लचीला बनाए। यह संगठनात्मक कारक जो है विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का आवश्यक रूप से संज्ञान ले, या इसके अलावा पाठ्य पुस्तक निर्माणकर्ता अधिगमकर्ताओं के कठिन स्तर को अवश्य ध्यान में रखें। तो देखिए, जो ऑप्शन नंबर 1 है यही इसके लिए राइट रहेगा, क्योंकि जो कक्षा अध्यापक है उस पर होती है ये उत्तरदायित्व, तो उसकी ये ड्यूटी उसकी होती है कि जो उसका उत्तरदायित्व होता है कि वो जो कक्षा अध्यापक है कि वह पाठ्यचर्या को उसी अनुसार परिवर्तित करे जो क्या कर सके वह विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त समझता है। यानी कि जो अलग अलग ये इंडिविजुअल डिफरेंस के आधार पर है कि जो बच्चों की क्षमताएं हैं अलग अलग होती हैं, तो उसके आधार पर जो आपके अध्यापकगण हैं वो उसी आधार पर क्या करेंगे, उसको जो विधियाँ हैं, गतिविधियाँ जो क्लास में करवानी है, एक्टिविटी जो करवानी है, वो उसी आधार पर करेंगे कि जो बच्चों की कैपेबिलिटी है उसके आधार पर आप उनको डिसाइड करोगे। तो देखिए स्टूडेंट, चलो अब फ्रेंड्स इस सेशन को हम यहीं तक रखते हैं। हर सेशन में हम 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। ये आज के लिए इस सेशन में 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और तैयारी अपनी करते रहिएगा। रीट का एग्ज़ाम बड़ा नज़दीक है, अब 25 अप्रैल को ये रीट का एग्ज़ाम होने वाला है, और आई विश कि आप सभी उसमें उत्तीर्ण हो पाएँ। ठीक है, उसमें अपनी जॉब एक हासिल कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते रहिए, आप तैयारी अपनी जारी रखिए, और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।